Good morning, student. We are doing history of 11th standard, theme 4, the Central Islamic land. The Abbasid Revolution. Now we will read about the अब्बासी क्रांति. अब्बासी को हिंदी में क्या बोलेंगे? अब्बासी रेवोल्यूशन मतलब क्रांति. जो अब्बासी लोगों की क्रांति हुई थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे. For their success in centralizing the Muslim polity, द उमैयद पेड अ हैवी प्राइस. कहते जो पहले हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो उमैयद था, उमैयद ने मतलब अपनी मुस्लिम पॉलिटी मतलब मुसलमान धर्म की राजनीतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए उसका केंद्रीकरण करने के लिए बहुत हैवी प्राइस मतलब हैवी प्राइस पेड करना मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी उसको. ए वेल ऑर्गेनाइज मूवमेंट कॉल्ड दवा ब्रोड डाउन द उमैयद. और उसके बाद क्या हुआ, एक वेल ऑर्गेनाइज मूवमेंट शुरू हुई जिसका नाम दवा था, जिसने उमैयद राजवंश को मतलब उमैयद जो लोग थे उनको ख़त्म कर दिया. एंड रिप्लेस देम विद अनदर फैमिली ऑफ मिकन ओरिजिन. और एक नई फैमिली उसकी जगह पर आई जो कि मिक्का के ही रहने वाले थे. द अब्बासिड इन 1750 जो कि अब्बासिद थे जो कि 1750 में आए थे. द अब्बासिड पोर्ट्रेट द उमैयदिज्म as evil and promised a restoration of original इस्लाम ऑफ द प्रॉफिट. अब जो अब्बासिड की आए थे उमैयद की जगह पर अब्बासिड आ गए तो उन्होंने क्या कहा कि लोगों को जो उमैयद का जो रेजिम उसका शासन प्रबंध था जो ईवल मतलब बुराइयों से भरा हुआ था, बुरा था उसका शासन प्रबंध. और उन्होंने मुसलमान लोगों से प्रॉमिस किया कि वे दोबारा से ही प्रॉफिट मोहम्मद ने जो इस्लाम धर्म चलाया था उस वह ही स्थापित करेंगे, वैसी ही परंपराएं स्थापित करेंगे. द रेवोल्यूशन लेड नॉट ओनली टू चेंज अ डायनेस्टी बट चेंज इन द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड द कल्चर ऑफ इस्लाम. अब जो अब्बासी जो क्रांति हुई थी उसके कारण खाली जो डायनेस्टी मतलब में ही चेंज नहीं आया, राजवंश में ही चेंज नहीं आया, बल्कि उनकी राजनीतिक जो स्ट्रक्चर था, राजनीतिक बनावट थी इस्लाम धर्म की, और जो कल्चर सिस्टम था उनका, सभ्यता संस्कृति थी, उसमें भी काफ़ी परिवर्तन आया. Now see this line. The Abbasid state become weaker from the 9th century. जो अब्बासिड हमने पिछले अब्बासिड की रेवोल्यूशन पढ़ी थी कि पहले उमैयद था उसके बाद अब्बासिड आए, लेकिन जो अब्बासिड था वो 9th सेंचुरी से पहले तक ही मतलब पावरफुल बना रहा, लेकिन जो 9th सेंचुरी में उसकी जो पावर उसकी शक्ति जो है कमज़ोर होने लगी. बिकॉज बगदाद कंट्रोल ओवर द डिस्टेंस प्रोविंसेस डिक्लाइन एंड बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रो अरब एंड प्रो ईरानियन factions in the army and bureaucracy. अब अब्बासिद क्यों कमज़ोर हुआ था? अब्बासिद राजवंश जो था मुसलमानों का वो इसलिए कमज़ोर हुआ क्योंकि जो बगदाद ने काफ़ी दूर तक के प्रांतों पर अपना राज्य कर लिया. एंड बिकॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रो अरब मतलब जो अरब से संबंधित अरब लोगों का समर्थन करते थे और ईरानियन लोगों का समर्थन करते थे. जो आर्मी में लोग थे अरब लोगों का समर्थन करने ईरानियन लोगों का समर्थन करने वाले, उन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया, मतलब दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया. इसी कारण से जो अब्बासिद जो था अब्बासिद की जो पावर थी 9th सेंचुरी में ख़त्म हो गई. नाउ द मुस्लिम पॉपुलेशन लेस देन 10% इन उमैयद एंड अर्ली अब्बासिड पीरियड. कहते जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी जो उमैयद और अर्ली अब्बासिड के टाइम थी केवल 10% से ही कम 10% के करीब थी, मतलब उससे भी कम थी मुस्लिम पॉपुलेशन उनके अंडर. इंक्रीज इनॉर्मसली वो उसके इन दोनों के बाद इनकी शक्तियों के मतलब कम होने के बाद जो इंक्रीज होने लगे वो लोग. द आइडेंटिटी ऑफ इस्लाम एज ए रिलीजन एंड ए कल्चर सिस्टम सेपरेट फ्रॉम अदर रिलीजन एंड बिकम मच शार्पर. इस्लाम धर्म की जो आइडेंटिटी थी वह दूसरे धर्मों से थोड़ी अलग हो, क्योंकि इस्लाम धर्म अब ज़्यादा फैलने लग गया था. इस्लाम धर्म की आइडेंटिटी दूसरी धर्म की सभ्यता और संस्कृति से थोड़ी सी सेपरेट मतलब अलग हो गई और बिकम मच शार्पर और बहुत अत्यधिक जो इस्लाम धर्म है वो फैलने लगा. विच मेड कन्वर्जन पॉसिबल एंड मीनिंगफुल. जिससे क्या हुआ धर्म परिवर्तन जो था पॉसिबल भी हो गया और मीनिंगफुल भी हो गया. जैसे इस्लाम लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल करना शुरू कर दिया. ए थर्ड एथनिक ग्रुप वाज एडेड टू अरब एंड ईरानियन विद द राइज ऑफ तुर्किश सल्तनत इन द 10th एंड 11th सेंचुरी. 10th और 11th सेंचुरी में एक तीसरा जो ग्रुप शुरू हुआ, एथनिक ग्रुप शुरू हुआ जो तुर्क लोग थे. पहले क्या था अरब और ईरानियन लोग थे, उसके बाद तीसरा एथनिक ग्रुप क्या शुरू हुआ तुर्क लोग जो आए. द तुर्किश
द तुर्क वर नोमैडिक ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशियन स्टेप्स ऑफ तुर्किस्तान। जो तुर्क लोग जो थे तुर्किस्तान के जो सेंट्रल एशिया के जो स्टेप्स मतलब जो घास के मैदान थे वहाँ की नोमैडिक ट्राइब थे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मतलब अपने काम के लिए वो जाते रहते थे। नाउ दे वर स्किल्ड राइडर एंड वॉरियर्स एंड एंटर द अब्बासीन। वो जो स्किल्ड राइडर थे मतलब अच्छे घुड़सवार भी थे और वॉरियर्स योद्धा भी थे, और वो फिर बाद में अब्बासिड, समानीन एंड बुइद एडमिनिस्ट्रेशन एज स्लेव एंड सोल्जर। और फिर बाद में वो जो थे तुर्क लोग अब्बासिड, समानीद एंड बुइद के एडमिनिस्ट्रेशन में मतलब आने लगे नौकर बनकर और सोल्जर्स बनकर, मतलब उनके राज्य प्रबंध में वो शामिल हो गए। राइजिंग टू हाई पोजीशन ऑन द अकाउंट ऑफ देयर लॉयल्टी एंड मिलिट्री एबिलिटी। और उन्होंने अपनी मिलिट्री एबिलिटी मतलब सैनिक ताकत के जोर पर और अपनी लॉयल्टी के आधार पर उन्होंने हाई पोजीशन उनके राज्यों में ले लिया। किसके राज्यों में? अब्बासिड, समानीद एंड बुइद में। द गजनाविद सल्तनत वाज एस्टेब्लिश्ड बाय एल्पेटागिन एंड कंसोलिडेटेड बाय महमूद ऑफ गजनी। लाइक द बुइद्स, the Ghaznavids were a military dynasty with a professional army of Turk and Iranian Indians. अब दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं 1961 में जो गजनी सल्तनत जो थी किसके द्वारा चलाई गई? अल्पेटागिन के द्वारा वो एस्टेब्लिश की गई और उसको उस सल्तनत को मजबूत किया गया महमूद ऑफ गजनी। महमूद और गजनी ने 998 से लेकर 1030 तक मतलब जो ये गजनी सल्तनत थी उसको मजबूत किया। लाइक द बुइद्स, द गजनीविड्स वर ए मिलिट्री डायनेस्टी विद द प्रोफेशनल आर्मी ऑफ तुर्क एंड इंडियंस। अब बुइद्स लोगों की तरह जो गजनी की जो मिलिट्री थी वो क्या थी, उसमें तुर्क लोग और इंडियंस लोग शामिल थे, मतलब बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स वो आर्मी थी। इंडिया और तुर्की वो लोग उनकी आर्मी में शामिल थे। बट देयर सेंटर ऑफ पावर वाज इन खुरासान एंड अफगानिस्तान एंड फॉर देम। लेकिन उनका जो गजनी महमूद गजनी की सेंटर था, पावर का शक्ति का केंद्र था, वो खुरासान एंड अफगानिस्तान था। द अब्बासिड खलीफ वर नॉट राइवल बट ए सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी। कहते जो अब्बासिड जो खलीफ था महमूद गजनी का दुश्मन नहीं था, राइवल नहीं था, बल्कि उसको वैधता देना चाहता था। महमूद वाज कॉन्शियस ऑफ बीइंग द सन ऑफ ए स्लेव एंड वाज स्पेशली एगर टू रिसीव द टाइटल ऑफ सुल्तान फ्रॉम द खलीफ। महमूद भी था, उसको भी पता था कि वह स्लेव एक दास का बेटा है और वह भी मतलब खलीफ से एक टाइटल सुल्तान का टाइटल पाना चाहता था। द खलीफ वाज विलिंग टू सपोर्ट द सुन्नी गजनाविद। अब जो सुन्नी जो गजनी था महमूद गजनी था और जो खलीफ था वह उसका दुश्मन नहीं था, लेकिन बल्कि उसको सपोर्ट करना चाहता था। नाउ द सल्जुक Turks entered Turan as soldiers in the army of the Samanin and Karkhanadis. Now जो सल्जुक तुर्क थे एंटर इन तुरान में सोल्जर्स बनकर एंटर हुए, मतलब एक सोल्जर्स के रूप में वो एंटर हुए। किसकी आर्मी में? समानीन एंड कारखानादिस के आर्मीज में वो सोल्जर्स बनकर एंटर हुए। दे लेटर एस्टेब्लिश देमसेल्फ एज ए पावरफुल ग्रुप अंडर द लीडरशिप ऑफ टू ब्रदर। और बाद में दो भाइयों के नेतृत्व में उन्होंने बहुत सारी पावर हासिल कर ली, शक्ति हासिल कर ली। और भाइयों के नेम क्या थे? नेम ऑफ टू ब्रदर तुगरिल एंड छागरी वेग। इसी क्या बोलेंगे? तुगरिल एंड छागरी वेग। हियर हैव रिटन द नेम हियर तुगरिल एंड छागरी वेग। टेकिंग एडवांटेज ऑफ the Chars following the death of Mahmud of Ghazni, the Seljuks conquered Khorasan in 1037 and made निशापुर their first capital। अब जब महमूद गजनी की जो डेथ हो गई थी 1037 में, तो उन्होंने जो सल्जुक लोग थे, तुर्क के जो सल्जुक लोग थे, उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और उन्होंने खुरासान को जीत लिया और निशापुर को अपनी पहली कैपिटल राजधानी बनाया। द सल्जुक नेक्स्ट टर्न देयर अटेंशन टू वेस्टर्न पर्शिया एंड इराक एंड इन 1055 रिस्टोर्ड बगदाद टू सुन्नी
रूल। अब उन्होंने क्या किया, सल्जूक लोग नेक्स्ट टर्न मतलब उनका दूसरा निशाना क्या था, पर्शिया, वेस्टर्न पर्शिया और इराक की तरफ था। और इन 1055 में उन्होंने बगदाद को दोबारा वापस हासिल कर लिया। ओके स्टूडेंट, व्हाट वी हैव रेड इन दिस स्टैंजर्स, हमने क्या पढ़ा कि जो महमूद गजनी था उसकी डेथ के बाद सल्जुक जो वंश एंटर हुआ, उसने मतलब अपनी महमूद गजनी की डेथ के बाद खुरासान को जीत लिया और फिर निशापुर को अपनी राजधानी बनाया और अपनी शक्ति वहाँ पर जमा ली और फिर वो पर्शिया और इराक की तरफ मुड़े और बगदाद को वापस उन्होंने हासिल कर लिया। ओके, इट्स इनफ फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।